Hello friends, welcome to PG classes. This is the unit 4 of class 12 psychology. The name of this unit is psychological disorders. बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे पूछे जाते हैं और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स ऑब्टेनिंग यूनिट है। इस यूनिट का नाम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। आप इस यूनिट में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती है जिन्हें हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में रखते हैं। कुछ डिसीजेस ऐसी होती है जो मेडिकल होती है, लेकिन कुछ डिसीजेस ऐसी होती है जो आपको मेंटली बीमार करती है। तो उन मेंटली डिसीजेस को हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल डिसीजेस और डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ अबनॉर्मलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कि ऐसा क्या होता है कि हम किसी भी पर्सन को नॉर्मल से अबनॉर्मल की कैटेगरी में रख देते हैं। तो सबसे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग जानेंगे कि अबनॉर्मलिटी होता क्या है। देखिए ये वर्ड है एबनॉर्मल। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि नॉर्मल से डेविएट मींस नॉर्मल से थोड़ा सा हटकर। आज के टाइम में या हमारी इंडियन कल्चर के अंदर अगर हमारा बिहेव सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, तो बड़ी जल्दी उसे कंसीडर कर दिया जाता है कि इसका बिहेव अब नॉर्मल है। और यही इसकी डेफिनेशन भी है कि जो बिहेव लोगों के द्वारा मान्य नहीं होता, जो कि नॉर्मल कैटेगरी में नहीं आता, और वो बिहेव अगर एक पर्सन बार बार करता है तो उस पर्सन के बिहेव को हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल बिहेव। इसीलिए जो नॉर्मल वर्ड है वो एबी के साथ मिलकर बना है। मीन्स अगर आपका बिहेव नॉर्मल से धीरे धीरे हट रहा है तो लोग आपके बिहेव में अलग कुछ विजुलाइज करना शुरू कर देंगे कि इसका बिहेव चेंज हो गया है, और वो चेंज बिहेव आपका नॉर्मल बिहेव हो सकता है। लेकिन आज भी कौन सा बिहेव नॉर्मल है और कौन सा अबनॉर्मल है, ये आज भी एक पहेली ही बना हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे अबनॉर्मल बिहेव भी होते हैं जो नॉर्मल पर्सन भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसीलिए कौन से बिहेव को नॉर्मल कैटेगरी में रखना है, कौन से को अबनॉर्मल, अभी तक ये चीज जो है वो उलझी हुई है। लेकिन फिर भी ये यूनिट आपको हेल्प करेगी समझने में कि 90% बिहेव कौन से हैं जो नॉर्मल है और कौन से हैं जो एबनॉर्मल है। तो देखिए एबनॉर्मल बिहेव को बताने के लिए 4DS का यूज किया जाता है कि अगर ये 4DS आपके बिहेव के अंदर है, इट मीन्स योर बिहेव इज एबनॉर्मल। इस 4DS का मतलब क्या है कि अगर आपका बिहेव डेंजरस है, अगर आपका बिहेव डेविएंट है, एक डी का मतलब क्या हो गया? डेंजरस। दूसरे डी का मतलब क्या हो गया? डेविएंट। थर्ड डी का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रेस। और फोर्थ डी का मतलब क्या हो गया? डिसफंक्शनल। अगर आपके बिहेव में ये एट्रीब्यूट्स हैं, मीन्स आपका बिहेव अगर खुद के लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए अगर डेंजरस है तो वो बिहेव कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। अगर आपका बिहेव पर्टिकुलर सिचुएशन से हटकर है, डेविएंट है, कि नॉर्मल नहीं लग रहा है, नॉर्मल लोगों से हटकर अगर आप बिहेव कर रहे हो तो भी अब वो अबनॉर्मलिटी दिखाता है। अगर आपका बिहेव आपको परेशानी में डालने वाला है, डिस्ट्रेस्ड बिहेव है, तो भी वो अबनॉर्मल है। अगर आपका बिहेव डिसफंक्शनल है, मतलब कब क्या करना चाहिए आपको पता नहीं है, बिना सोचे समझे आप कोई भी काम कर लेते हैं, जिसका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ता है, तो अगर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बिहेव में है तो इट इज बिलीव दैट आवर बिहेवियर इज एबनॉर्मल। तो आपको ये 4D याद रखनी है: डेंजरस, डेविएंट, डिस्ट्रेस एंड डिसफंक्शनल। फिर भी 2 ऐसे व्यू हैं जिनसे हम एबनॉर्मल बिहेव को और भी अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर आपका बिहेव सोशल नॉर्म से डेविएंट है, हटकर है, मतलब सोसाइटी में बहुत सारे नियम होते हैं, कानून होते हैं, अगर वो कोई भी पर्सन है वो उस नियम कानून को पालना करता जा रहा है, हर लॉ एंड ऑर्डर को अगर फॉलो करता है, तो सोसाइटी में उस पर्सन को हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये पर्सन नॉर्मल है। और ये नियम कानून आपके देश के कल्चर से ही आते हैं, इसमें आप एक कल्चरल पर्सन है। लेकिन अगर उसी के कंपैरिजन में आप किसी कंट्री के कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हो तो वहां पर आप एक पनिशेबल पर्सन कहलाओगे और आपको आपके बिहेव के लिए सजा भी दी जा सकती है और एबनॉर्मल कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि सोसाइटी ने, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, अगर कोई नियम बना दिए हैं और हम उन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा बिहेव एबनॉर्मल है। जैसे कि
किसी सोसाइटी में ऐसा भी है कि बच्चों को अपने से दूर नहीं करना। अगर बच्चे 16-17 की एज में घर से दूर रहने लग जाते हैं, तो जैसे इंडियन कल्चर है, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि 16-17 ईयर्स का बच्चा बिल्कुल प्रॉपरली अपने घर से दूर हो गया। अगर हमारे यहाँ के बच्चे ऐसे करेंगे तो हमारे उन बच्चों के बिहेव को हमारी इंडियन सोसाइटी क्या कंसीडर करेगी? एबनॉर्मल, कि इसका बिहेव नॉर्मल नहीं है। वहीं वेस्टर्न कल्चर में इस बिहेव को एबनॉर्मल नहीं कहा जाएगा। तो कल्चर वाइज भी आपका बिहेव डिसाइड होता है। दूसरा व्यू एबनॉर्मल बिहेव को समझने के लिए कि एबनॉर्मल बिहेव कभी भी एडेप्टिव नहीं होता। एबनॉर्मल बिहेव हमेशा मेल एडेप्टिव होता है, मीन्स हमेशा आप बुरा व्यवहार करते हैं एबनॉर्मलिटी में। तो अगर आप कोई ऐसा व्यवहार सोसाइटी में सीख रहे हैं जो कि आपकी वेल बीइंग के लिए है, लेकिन उससे अगर आपका अच्छा नहीं हो रहा है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, इट मीन जो आपने सीखा वो मेल एडेप्टिव बिहेव है, बुरा बिहेव है। और उस बुरे बिहेव को जब आप अपने फंक्शंस के अंदर इंक्लूड करते चले जाते हैं, उस बिहेव को फॉलो करते चले जाते हैं, जिसका इफेक्ट आपकी ग्रोथ पर पड़ता है, इट मीन्स आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं? एबनॉर्मलिटी की तरफ। एबनॉर्मल बिहेव कहाँ से हमने पढ़ा, कैसे ये वर्ड आया, किस टाइम में इसको किस तरीके से हम लोग यूज करते थे, तो इसकी हिस्ट्री जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि पुराने टाइम से लेकर आज प्रेजेंट टाइम तक एबनॉर्मल बिहेव पर क्या क्या रिसर्च की जा सकी है। तो अगर हम सबसे पुराने टाइम की बात करें, एक एंशिएंट टाइम की, तो अगर घर में कोई तेज तेज बोल रहा है, कोई डांट रहा है, बहुत ज्यादा अकेला बैठा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है या एग्रेसिव है, तो लोग उन्हें डॉक्टर्स के पास दिखाने के लिए नहीं लेकर जाते थे, बल्कि क्या सोचने लगते थे कि इनके अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर है, मीन्स कोई भूत प्रेत का साया है। तो पहले ऐसा बिलीव किया जाता था कि अगर आप कोई एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हो तो इसका मतलब आपका दिमाग खराब नहीं है, इट मीन्स आपके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है, जिस वजह से हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। तो उन दिनों एक वर्ड यूज होता था एक्सोर्सिज्म, जिसके अंदर क्या होता था, कुछ लोग आपके अंदर से उस एविनेस, उस भूत प्रेत को बाहर निकालने का प्रयास करते थे ताकि आपका बिहेव नॉर्मल हो जाए। तो उस एफर्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सोर्सिज्म। उस टाइम कुछ लोगों के लिए ओझा या शमन नाम के वर्ड्स का भी यूज किया जाता था। ये वो लोग होते थे जो इन सुपर नेचुरल स्पिरिट्स के साथ बात करते थे और पता लगाते थे कि भाई इसको क्यों परेशान कर रहा है, तो और सुपर नेचुरल स्पिरिट्स ये बताती थी कि ये कारण है इसलिए हम इन्हें परेशान कर रहे हैं, और फिर उनके साथ सलटारा किया जाता था कि भाई इसको परेशान मत कर, इसके शरीर को छोड़ दे। जो कि आज भी कई जगह पर हमें देखने को मिलता है कि जहाँ प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए एक पर्सन को, वहां पर उसे ट्रीटमेंट मिलने के बजाय झाड़ फूक दिया जाता है, जिससे हम उसके बिहेव को कभी भी नहीं समझ पाते और एक न एक दिन वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है। क्योंकि हम लोग अवेयर ही नहीं है, हम लोग सिर्फ मेडिकल डिसीजेस की बात करते हैं। मेंटल डिसीजेस भी होती है जिन्हें हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। पुराने टाइम में और आज भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर ये बिलीव किया जाता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते ही नहीं है, और उन लोगों को सुपर नेचुरल पावर या भूत प्रेत के अंदर डाल दिया जाता है। थोड़े टाइम बाद इस तरह के अबनॉर्मल बिहेव को बायोलॉजिकल तरीके से भी देखा गया। कुछ लोगों ने ये बिलीव किया कि जब आपका माइंड और बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करते हैं, इट मीन्स कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लोग ये कहने लगे कि शायद इसका दिमाग नहीं काम कर रहा, इसकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है। तो लोगों का ध्यान एक्सोर्सिज्म से हटकर बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर आने लगा। उसके थोड़े दिनों बाद लोगों ने अबनॉर्मल बिहेव को समझने के लिए उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल तरीके से सोचना शुरू किया। लोग कहते थे कि ये सारा दिन नेगेटिव सोचता है ना, इसलिए इसका बिहेवियर नॉर्मल है, इसकी थिंकिंग नेगेटिव है, इसका माहौल नेगेटिव है। तो लोगों ने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अबनॉर्मल बिहेव को समझना शुरू किया। उसके बाद ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच आया, जिसके अंदर ऑर्गन्स के बेस पर कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ फिलोसफर्स और कुछ फिजिशियंस ने अबनॉर्मल बिहेव को समझने की कोशिश की। इनमें कुछ फेमस फिजिशियन साइकोलॉजिस्ट थे, हिपोक्रेट्स, सोक्रेट्स, जिसे हिंदी में सुकरात भी बोलते हैं, और प्लेटो। इन साइकोलॉजिस्ट ने उस समय ई मीन्स इमोशन और आर मीन्स रीजन,
इनके बीच का जो कंफ्लिक्ट होता है उसको स्टडी किया कि आप सोच कुछ रहे हो, रीजन कुछ लगा रहे हो, तो रिएक्शन कुछ और ही होगा। तो जब इमोशंस और रीजंस के बीच का रिलेशन बिगड़ जाता है तब आपका बिहेवियर एबनॉर्मल हो सकता है। उन्हीं के बाद ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच में गैलन नाम के साइकोलॉजिस्ट का भी, एक फिलोसोफर का भी नाम लिया जाता है, जिसने 4 तरह के एक्ट मींस ह्यूमर्स बताए जो कि आपके बॉडी में टेम्परामेंट को डिसाइड करते हैं कि आपको कब कितना गुस्सा आएगा, कब आप शांत रहोगे। और ये भी माना जाता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो 4 तरह के एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, अर्थ, एयर, वाटर, है ना, इन सब चीजों से मिलकर बनी होती है, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। और ये जो आपके ह्यूमर्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड, ब्लैक बाइल, ठीक है, येलो बाइल और फ्लैगम जैसे फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परामेंट डिसाइड होता है। अगर इनका सीक्रेशन ऊपर नीचे हो जाता है तो इसका इफेक्ट आपके स्वभाव पर पड़ता है, आपके टेम्परामेंट पर पड़ता है, जो आपको ले जाता है एबनॉर्मलिटी की तरफ। उसके बाद एक टाइम और आया जिसे हम मिडिल एज के नाम से जानते हैं। इस एज में फिर से क्या बिलीव किया जाने लगा कि जो भी आज हम बिहेव कर रहे हैं उसका कारण एविलनेस है, मीन्स हमारे अंदर कोई चुड़ैल या विचेस वगैरह का मतलब कि एग्जॉशन है, इस वजह से हम ये बिहेव कर रहे हैं। तो उस समय क्रिश्चियन स्पिरिट ऑफ चैरिटी कंसेप्ट पर वापस से बिलीव किया जाने लगा कि आपको चर्च आना पड़ेगा, प्रेयर्स करनी पड़ेगी भगवान के सामने, जब जाकर आपका बिहेव नॉर्मल होगा। और उस समय एस.टी. ऑगस्टीन ने इसी तरह की फीलिंग्स और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा लिखा कि क्यों ऐसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी लाइफ में ट्रिगर आउट होते हैं। उसके बाद जो पीरियड आया हिस्ट्री में, रेनेसांस पीरियड था, इसके अंदर लोग थोड़े से अवेयर हुए, लोगों ने कारण जानने की कोशिश की कि भाई एक पर्सन पर्टिकुलरली बिहेव क्यों कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स के रीजंस जाने। और उसके बाद आया एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट, जिसमें लोगों को एबनॉर्मल बिहेव के बारे में नॉलेज प्राप्त हुआ। उस रोज नॉलेज से उन्होंने रैशनलिज्म तरीके से सोचा, लॉजिक लगाया कि क्या कारण है कि इसका बिहेव नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गया। और बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल स्कूल्स, कॉलेज, मेंटल असाइनमेंट्स वगैरह स्टैब्लिश किए गए, लोगों का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ जो आज भी हो रहा है। और आज अगर अपने पूछे कि प्रेजेंट टाइम में हम कौन सी अप्रोच को यूज करते हैं किसी भी पर्सन के अबनॉर्मल स्टेटस को नॉर्मल बनाने के लिए, बायोलॉजिकल साइको सोशल अप्रोच, जिसमें 3 कैटेगरी को साथ में यूज करके हम एबनॉर्मल बिहेव को नॉर्मल कैटेगरी में लाते हैं। बायोलॉजिकल कैटेगरी, साइकोलॉजिकल कैटेगरी एंड सोशल, कि हमें बायोलॉजिकली भी एक पर्सन को ठीक करना है, साइकोलॉजिकली भी और सोशली भी। जब तीनों तरीके से आप उसके लिए काम करेंगे तो एक ना एक दिन वो ठीक हो जाएगा। तो आज ये सब एक हिस्ट्री थी कि किस किस तरीके से कब किस टाइम में अबनॉर्मल बिहेव को समझा जाता था। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये हिस्ट्री हमारी इंडियन हिस्ट्री नहीं है। ये जितनी भी हिस्ट्री मैंने आपके साथ डिस्कस की है नॉर्मल बिहेव को लेकर, ये वेस्टर्न व्यू है। और क्यों है स्टूडेंट्स ये वेस्टर्न व्यू? बिकॉज साइकोलॉजी का जो कंसेप्ट था वो वेस्टर्न कल्चर में ही सबसे पहले आया था। तो इसका इतिहास हमें इंडिया में नहीं मिलेगा, इसका इतिहास भी हमें वेस्टर्न कल्चर में ही देखने को मिलता है कि वहां पर किस किस तरीके से अबनॉर्मल बिहेव को समझा जाता था।